हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लर्न विद्या में स्वागत है। चलिए देखते हैं हम बिहार बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण हिंदी का क्वेश्चन आंसर जो पाठ 3 का है। पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे। ये क्या है? भाषण है। इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर जी है। हिंदी के पाठ 2 तक हम उसका आंसर लिखवा लिए थे और पाठ 3 कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर जी है। 1 नंबर क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पाठ विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने भारत के बारे में बताया है। जो प्रस्तुत पाठ किसके द्वारा? विश्व विद्वान किसके द्वारा? फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने भारत के बारे में बताया। मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। भारत के बारे में बताया है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य तथा परिपूर्ण देश का है भारत है। यहाँ भूतल पर स्वर्ग की छटा निखर रही है। भूतल पर क्या हो रहा है? स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्ट उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार किसने किया, तो वह देश कौन है? तो वह देश भारत है। क्योंकि यहाँ पर नदियों में सबसे पवित्र क्या है? भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है तथा वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और हिमों में सबसे बड़ा खंड हिमालय है जो हमारे देश को बनाते हैं। ठीक है, मतलब नदियों में जो भारत का बात हो रहा है, मैक्स मूलर जी भारत का बात कर रहे हैं। नदियों में सबसे स्वच्छ नदी यानी पवित्र नदी कौन है? गंगा है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। हिमों में सबसे बड़ा खंड क्या है? हिमालय है, जो हमारे देश को क्या करते हैं? ये बनाते हैं। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है, क्योंकि गाँव में भारत का आत्मा निवास करती है। जो गांव होगा भारत में, उसमें क्या होगा? आत्मा निवास करती है। क्योंकि यहाँ का जीवन सादगी, त्याग, प्रेम तथा उत्कृष्ट संबंध देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपवासियों का है। किनका है पहचान सकने वाली? यूरोपवासियों का है। और उन्हीं के लिए वांछनीय है। भारत 3000 वर्ष पूर्व अनेक समस्याओं में ग्रस्त था। कितने हजार वर्ष पूर्व? 3000 वर्ष पूर्व अनेक समस्याओं में ग्रस्त था। और उसी समस्या का निवारण 19वीं सदी के मध्य में हुआ। कब हुआ? 19वीं सदी के मध्य में हुआ। तब जाकर भारत का विकास तथा पोषण सही तरीके से हुआ। ठीक है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले? क्षेत्र तो बहुत अलग अलग है, मतलब किसमें उनका प्रत्यक्ष ज्ञान होना आवश्यक है। जो क्षेत्र है उनमें से किसमें उनका प्रत्यक्ष ज्ञान होना क्या होना चाहिए? आवश्यक होना चाहिए। लेखक ने भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि तथा रुचि भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान को आवश्यक माना है, जिसके बारे में लेखक ने बताया है कि जो व्यक्ति भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान,
वनस्पति जगत, पुरातत्व, नीति शास्त्र, धर्म से रुचि रखते हैं उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, अति आवश्यक होना चाहिए। मतलब भूविज्ञान का, वनस्पति जगत का, पुरातत्व का, नीति शास्त्र, धर्म से जो मतलब रुचि रखते हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होना चाहिए, अति आवश्यक मतलब आवश्यक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ भूमि वैज्ञानिकों के लिए हिमालय से श्रीलंका तक की आपका विशाल भूमि वैज्ञानिकों के लिए हिमालय से श्रीलंका तक की आपका विशाल भूमि भारत का इंतजार कर रही है। अगर आप जीव जंतु से संबंधित है तो भारत का समुद्र तट और बिहार आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस क्वेश्चन लिख लेना है और थोड़ा थोड़ा सुन कर याद कर लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला किया है और क्यों? तो लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बताया। जो वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, कब? जब वारेन हेस्टिंग जब भारत का था गवर्नर जनरल था, तब तो उसे 172 दर्शनात्मक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से क्या बन जाएगा, मतलब जब वो गवर्नर जनरल था तो उनको क्या मिला, 172 दार्शनिक सोने के सिक्कों से भरा हुआ क्या मिला था, घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग ने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में समझकर भिजवा दी। कहाँ पे भिजवा देते हैं ये? ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में। यह एक ऐसा उपहार होता है जिसकी गणना सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाती है। मतलब यह एक ऐसा उपहार था जो मतलब सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में क्या की जाती थी, इसको की जाती थी। वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित करना चाहते थे, लेकिन कंपनी के मालिक ने इसको ऐतिहासिक न समझने के कारण इसे दुर्लभ मुद्रा को गलवा दिया। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो उस समय सभी मुद्राएं क्या हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, जिसके कारण लेखक ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना को हवाला दिया। 6 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो लेखक ने नीति कथा तथा दंत कथा के क्षेत्र में भारत को काफ़ी समृद्ध माना है। नीति कथा और दंत कथा के क्षेत्र में भारत को काफ़ी समृद्ध माना है, क्योंकि प्राचीन काल से भारत में नीति कथा का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी समृद्ध हो चुका है और यहाँ की कथाएं पूरब से पश्चिम आती रही और जाती रही। जो मतलब कथा था पूरब से पश्चिम का आता था और जाता था, क्योंकि और यहाँ की प्रचलित दंत कथाएं स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। यहाँ पे दंत कथाएं प्रचलित मतलब जो दंत कथाएं है तो किसका स्रोत है, बौद्ध धर्म का है। ठीक है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया? भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में प्राचीन प्रमाण लेखक के क्या दिखाया है? भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में लेखक का कहना है कि सोलोमन के समय सीरिया फिलिस्तीन के मध्य आने जाने का मार्ग खुल चुका था। सीरिया फिलिस्तीन के मध्य आने जाने का क्या हो चुका था, मार्ग खुल चुका था। इसकी जानकारी हाथी, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं का निर्यात होता था, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ वे लोग हाथी, बंदर, मोर अन्य नामों से परिचित है। तथा भारत और यूरोप के व्यापार का वर्णन फिरदौसी के द्वारा लिखी हुई शहनामा में चर्चा की गई। भारत और यूरोप के व्यापार का वर्णन कहाँ मिलेगा? फिरदौसी के द्वारा लिखी गई खास शहनामा में मिलेगा। याद रखेंगे ये वाला पॉइंट इतना। आगे बढ़े,
भारत के ग्राम पंचायतें को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। भारत का ग्राम पंचायत स्वयं के शासन के अर्थ में जाना जाता है। स्वयं के शासन के अर्थ में जाना जाता है। हमारे ग्राम पंचायत की ऐसी प्रणाली है जहां ग्रामीण जनता स्वयं ही शासन करती है। जहां ग्रामीण जनता स्वयं ही शासन करती है। इस शासन में कोई भी व्यक्ति रुकावट नहीं डालता है। इस शासन में कोई भी व्यक्ति क्या करता है, इसमें रुकावट नहीं डालता है। जिसमें राजनीति इकाइयों को भी अलग रखा जाता है। आगे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। VVI क्वेश्चन लिख लीजिए, कहीं आ जाएगा एग्जाम में ऐसा। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो भारत विविधता में एकता वाला देश है। भारत विविधता में एकता वाला देश है, जिसे लेखक का मानना है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। क्या है? एकता वाला देश है। और लेखक का मानना है कि धर्मों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धर्मों की दृष्टि से क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की जन्मस्थली। बौद्ध धर्म की क्या है? जन्मस्थली। तथा फारसियों के लिए शरणस्थली। फारसी के लिए क्या है? शरणस्थली है। तात्पर्य यह है कि वैदिक धर्म की भूमि अर्थात ब्राह्मणों की भूमि। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मणों की भूमि है। इसीलिए धर्म की दृष्टि से भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण है। धर्म की दृष्टि से भारत का है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ देगा ही। मतलब बोलते हैं लेखक का मानना है धर्म की दृष्टि से क्या है? भारत काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। भारत का है वैदिक धर्म की भूमि है और बौद्ध धर्म की क्या है? शरण स्थली है। बौद्ध धर्म की क्या है? स्थली है। फारसियों के लिए क्या होगा? शरण स्थली। फारसी कहाँ का है? सब फ्रांस का है। लो, तात्पर्य यह है कि वैदिक धर्म की भूमि अर्थात ब्राह्मणों की भूमि और धर्मों की दृष्टि से क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत एक ऐसा देश है जो अन्य सभी देशों से काफ़ी अलग है। इसका अतीत काफ़ी सराहनीय है। यह सभी देशों का एक ऐसा प्रयोगशाला है जो अपने जीवन की हर समस्या का उपाय ढूंढ सकता है। मतलब अपने जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसका हर समस्या, जो भी दिक्कत आएगा उसका सामना कर लेगा और हर समस्या का करता है, ढूंढ लेता है। चाहे सांसद हो या कानून व्यवस्था, चाहे शिक्षा हो या सीखने सिखाने का प्रक्रिया, हर तरह से भारत का है अवतार प्राप्त किए जाते हैं। ये सब है भारत में। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं का महत्व बताया? प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक फ्रेडरिक मैक्स मुलर संस्कृत की विशेषता के बारे में कहा है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो मनुष्य को गहन चिंतन, अज्ञात धाराओं की जानकारी प्राप्त करता है। ठीक बात है। लेखक ने वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो लेखक ने वास्तविक इतिहास उससे मानता है जिसका संबंध मानव इतिहास से अत्यंत बहुमूल्य प्रमाण उपस्थित है। इसका अर्थ यह है कि बीती हुई घटनाओं का जिक्र करना इतिहास प्रमाणिक पद्धति को मानव धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति का उत्पत्ति कहता है। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पाश्चात्य जगत के प्रमुख लाभ क्या हुए? तो इसका आंसर होगा संस्कृत तथा दूसरी भाषाओं के अध्ययन से भारत को अनेक लाभ हुए। जैसा कि यूनान और रोम जैसा बड़ा देश जो संस्कृत भाषा में अग्रणी रहा। यूनान और रोम में क्या रहा? यूनान और रोम जैसा जो बड़ा देश है उसमें क्या संस्कृत भाषा बोलना और पढ़ना काफ़ी अग्रणी रहा है लोग। और वहाँ व्याकरण के जानने वालों बहुत विख्यात हुए। व्याकरण के जानने वाले क्या हुए? बहुत विख्यात हुए। वहाँ संस्कृत, ग्रीक, लैटिन तीनों भाषाओं का क्या है वहाँ पे? ग्रीक, लैटिन तीनों भाषाओं का उद्गम स्रोत में संस्कृत प्रमुखता रहा।
इसमें क्या हो रहा है, संस्कृत प्रमुख हो रहा है। जो चिंतन परंपरा संस्कृत से दिखाई पड़ती है वह किसी अन्य भाषा से दिखाई नहीं पड़ती है। वह किसी अन्य भाषा से क्या होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। जैसा मैं हूँ के लिए असमी का प्रयोग किया जाता है और संपूर्ण मानव जाति के लिए संस्कृत का इतिहास काफ़ी लाभप्रद है। अगला क्वेश्चन, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? लेखक ने आज के नवागंतुक अधिकारियों को सन विलियम जोन्स के सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि आप में भी वैसी भावना होनी चाहिए जैसे सन विलियम जोन्स ने इंग्लैंड से आरंभ होने वाले यात्रा के पहले देखा था और वह भारत के क्षितिज पर पहुँचे तो भारत के दर्शन अनुभव हुआ और उन्होंने जैसा सपना देखा था वैसा ही दृश्य को पाया। जो सन विलियम जोन था, जो सपना देखा था मतलब वैसे ही उसका दृश्य को पाया। अर्थात विलियम जोन्स ने सभी को अपने ही स्वप्नदर्शी बनने की अपील की है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और ऐसा कहने का क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने आज का नया सिकंदर उन्हें कहा है जो भारत में साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा गौरवमयी विरासत के अनजान है और भारत की विशेषताओं आदि काल से हो रही है और प्राचीन काल से ही भारत अपने विकास के पथ पर अग्रणी रहा और आज के भारतवासियों का नए सिकंदरों को निराश नहीं होना चाहिए, जैसा कि गंगा, जमुना, सरस्वती नदी के जल की जिंदगी उर्वरा शक्ति थी उतना आज भी मौजूद है। मतलब गंगा जमुना जितनी उसका उर्वरा शक्ति है उतना भी क्या है, आज भी महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, ये वाला एंड हुआ। थैंक यू। आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।